Good morning, my dear students. Today we will start chapter 8 of Geography Human Resources. Previous chapter हमने किए थे resources, our resources. Resources में थे हमने देखा था कि human resources, natural resources और human made resources. आज हमारा चैप्टर है human resources. तो टोटली हम human resources पे बात करेंगे कि human resources क्या होते हैं. Human beings add value to natural resources. Natural resources are discovered and gain significance because of human knowledge and efforts. Human natural resources के लिए वैल्यू ऐड करती है. Human resources को खोजा जाता है और human knowledge और उनके प्रयासों के कारण महत्व प्राप्त होते हैं. People are called human resources because they can make the best use of nature to create new resources with the help of their knowledge, skill and technology. लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है, पीपल्स को ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है क्योंकि वे अपनी नॉलेज, स्किल, टैलेंट उनको टेक्नोलॉजी की हेल्प से न्यू रिसोर्सेज बनाने के लिए नेचर का सबसे अच्छा यूज़ कर सकते हैं. देयर फॉर पीपल आर ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज इन आवर कंट्री. इसलिए किसी भी देश में पीपल सबसे बड़े रिसोर्सेज है, लोग सबसे बड़े रिसोर्सेज है. However, it is not just quantity but the quality of the population which is important for the optimum utilization of natural resources. हालांकि however यह केवल क्वांटिटी नहीं है बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन की क्वालिटी है. Health and educated people will be able to utilize the natural resources more efficiently. Healthy and educated people natural resources का more efficiently से यूज़ कर सकते हैं. जो educated है और healthy हैं वो natural resources का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. ये था ह्यूमन रिसोर्सेज का कुछ एक बताया कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं. अब आगे हम देखेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन. पॉपुलेशन कंपोजिशन होता है इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, इसको मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, सच एज एज, सेक्स, मटेरियल स्टेटस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज एंड रिलीजियन. कि उसका एज कितनी है, मेल है, फीमेल है, सोशो इकोनॉमिक क्या है, मटेरियल स्टेटस क्या है उसका, लिटरेसी है, ऑक्यूपेशन मतलब कि ऑक्यूपेशन क्या है, लैंग्वेज कौन सी, रिलीजन. दीज फैक्टर्स गिव ये फैक्टर्स बिल्कुल पिक्चर को क्लियर कर देते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन कि कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन की. हेयर वी विल रीड अबाउट द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. अब हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे, एज, सेक्स एंड लिटरेसी लेवल. सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं आज एज कंपोजिशन की. एज कंपोजिशन को 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. 3 मेन ग्रुप्स में 2011 सेंसस मतलब कि जनगणना 2011 के अनुसार उसमें बता रखा है कि 0 to 14 ईयर्स, जो 0 to 14 ईयर्स होते हैं मतलब कि जो बॉर्न बेबी से लेकर 14 ईयर्स तक, दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ चिल्ड्रन. ये मतलब कि बच्चों का होता है. इन इंडिया दिस ग्रुप कंप्रोमाइज अबाउट कि जो बॉर्न बेबी से लेकर 14 साल तक का वो हमने उनको वो कर दिया बच्चों में इंक्लूड, कि वो बच्चों में हो गया है. तो वो 2011 के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री में कितनी थी, 29.5%. ये हमको अच्छे से याद रखना है कि जो 0 से लेकर 14 ईयर्स तक होते हैं वो दिस ग्रुप वो चिल्ड्रन के ग्रुप में आते हैं, उनके बच्चों के उसमें. और कितने उसका एज मतलब कि 2011 के अकॉर्डिंग कितने परसेंट थे कंट्री में, 29.5. सेकंड आती है 15 to 64 ईयर्स. दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन. ये जो पॉपुलेशन होती है ये काम करने वाली होती है, वर्किंग पॉपुलेशन. इन इंडिया दिस ग्रुप कॉम्प्रोमाइज अबाउट 65.2%. कितनी है, 65.2%. 15 से जो 64 ईयर्स का है जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन होती है. और उसमें मतलब कि 2011 जनगणना के अनुसार कितनी है, 65.2%. थर्ड इज 65 ईयर्स एंड उससे अबव, जो 65 ईयर्स के और उसके अबव जितने भी हैं, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स जितने भी हैं, तो उनकी वो आते हैं ओल्ड पीपल में. ये हमारे को भी पता है, जैसे जो 65 प्लस के एज के होते हैं, हमारी दादी नानी के एज के होते हैं, तो वो उनका कितना वो ओल्ड पीपल में आते हैं. और उनका कितने परसेंट होता है, 5.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री में कितने हैं, 5.3%. द फर्स्ट एंड द थर्ड ग्रुप्स इज द चिल्ड्रन एंड द ओल्ड पीपल आर कॉल्ड डिपेंडेंट पॉपुलेशन. जो फर्स्ट और थर्ड है, जो चिल्ड्रन और ओल्ड ग्रुप की दे रखी है, वो पॉपुलेशन क्या है, डिपेंडेंट है. क्योंकि बच्चे भी पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है और जो ओल्ड एज है वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है, मतलब किसी ना किसी पे डिपेंडेंट ही है. इज दे मोस्टली डिपेंड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन फॉर देयर लाइवलीहुड. मतलब कि वो अपने
अपना जीवन जीने के लिए वो औरों पे डिपेंडेंट है। इन डेवलप्ड कंट्रीज़, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, द वर्किंग पॉपुलेशन को में से लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो डेवलपमेंट कंट्री होती हैं उनमें वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऑब्वियस है कि जहाँ पे काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो वो डेवलप होएगी। On the other hand, in developing countries, the population of young children makes a higher percentage. The government has to provide for the nutrition and educational facility for the young population as they will grow to the working population in the future. कि जो गवर्नमेंट होती है उसको अच्छे से न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे क्या है जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो, जो मतलब कि काम करने वाले ज़्यादा हो, जो यंग पॉपुलेशन ग्रो वो जल्दी से ग्रो करें, जल्दी से ग्रो अप करें और फ्यूचर में अच्छी वर्किंग करें। द एल्डरी पॉपुलेशन आल्सो हैज़ टू बी प्रोवाइडेड हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड सिक्योरिटी बाय द गवर्नमेंट। जो एल्डरी पॉपुलेशन है, जो मतलब कि जो बूढ़े हैं, उनको भी क्या होना चाहिए कि हेल्थ केयर फैसिलिटी गवर्नमेंट उनको भी प्रोवाइड करनी चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं, गवर्नमेंट को उनके लिए भी हेल्थ केयर की कुछ भी मतलब कि वो हेल्थ केयर के लिए कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं सेक्स रेशो कि जो अब सेक्स रेशो इज़ यूज टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ द फीमेल्स पर मेल्स, कि मेल्स फीमेल्स कितनी हैं पर मेल्स कितने हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल देकर सुनाते हैं कि 2011 की जनगणना के के अनुसार 940 फीमेल्स थी और 1000 मेल्स थे। मतलब कि रेशो क्या था, 940 से लेकर मतलब कि रेशो 1000 था। जनरली इन डेवलप्ड कंट्रीज सच एज USA एंड द UK द सेक्स रेशो इन द फेवर ऑफ द फीमेल्स। जो USA और यूके है उनका जो मतलब कि रेशो होता है, सेक्स रेशो होता है, वो तो फेवर ऑफ द फीमेल्स में होता है। वाइल इन सम डेवलपिंग कंट्रीज, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में एक्सपेशली एशियन कंट्रीज मेल आउट नंबर फीमेल्स, एग्जाम्पल इंडिया एंड बांग्लादेश। जबकि ये कंट्री होती हैं इनमें क्या होता है कि ये इनका मेल्स आउट नंबर है फीमेल से, कहाँ पे, इंडिया एंड बांग्लादेश में। कि यहाँ एक इसमें मतलब ज़्यादा है मेल्स आउट नंबर फीमेल्स, की मेल्स ज़्यादा हैं फीमेल्स से। आगे हैं पॉपुलेशन पिरामिड। ए पॉपुलेशन पिरामिड इज़ ए जियोग्राफिकल टूल डेट इज़ यूज टू शो द एज एंड सेक्स कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। जो पॉपुलेशन पिरामिड है उसमें बताया हुआ है कि जियोग्राफी टूल से मतलब कि एक ग्राफिकल एक्सप्लेन किया हुआ है। इन ए पॉपुलेशन पिरामिड द टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड द परसेंटेज। जो उसको अलग अलग एज ग्रुप में और परसेंटेज में डिवाइड किया हुआ है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन ईच ऑफ दीज ग्रुप्स इज डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स। की मेल्स कितने हैं फीमेल्स कितने हैं, ये आगे आपको एक फिगर दे रखा है, इसमें ग्राफ दे रखा है, उसमें समझ आ जाएगा। The figures are then plotted graphically. The shape of the population pyramid indicates the composition of the population of that country. It also indicates the part of the total population is dependent, कि कितनी population है वो dependent है, कितनी independent है। It also reflects the birth rates and the death rates of the country, कि birth rate कितना है और death rate कितना है। Look at this graph. इसमें दे रखा है, देखिए 3 कंट्रीज़ का दिखा रखा है इसमें, कोंगो, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी। रैपिड ग्रोथ का मीन्स होता है कि तेज़ी से होना, स्लो ग्रोथ की कम होना, और डिक्लाइन हो गया, नेगेटिव ग्रोथ की डिक्लाइन, इधर से डिक्लाइन हो गया। जो ये साइड में दिखा रखा है 0 से 4, 5 से 9, ये सारा क्या है, ये एज ग्रुप है। जो नीचे दिखा रखा है ये -20, -10, ये जब भी हम मैथमेटिकल ग्राफ कुछ भी बनाते हैं तो उसमें माइनस का होता है। और जो ब्लू कलर का है वो क्या है, मेल का है, और जो ग्रीन कलर का है वो फीमेल का है। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें फर्स्ट में बताया हुआ है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में जो यंग एज है वो कम है, बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है, ज़्यादा है। जो बर्थ रेट जो मतलब कि यंग एज है वो कम है, जो यंग एज मीन्स जो काम करने वाले हैं वो कम है, और बर्थ रेट डेथ रेट ज़्यादा है। सेकंड में यूनाइटेड स्टेट्स में क्या बताया हुआ है, बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल है, कि दोनों चीज़ें क्या हैं, बैलेंस इक्वल है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट इक्वल है। ये हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे अब हम बात करते हैं 35 से लेकर आगे तक एज वाले को क्या दिखाया हुआ है, किसमें कितना क्या है, इसलिए एज का डिफरेंस दिखा रहा है कि 0 से 4, 5 से 9 भी देख सकते हैं। तो सेकंड में क्या बताया हुआ था कि बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है, इक्वल है। थर्ड में जर्मनी में बताया हुआ है डिक्लाइन है बिल्कुल, कि जो बर्थ रेट है वो तो बढ़ रही है, डेथ रेट क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। बर्थ रेट है
वो बढ़ रही है, डेथ रेट क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, मतलब कि बिल्कुल डिक्लाइन हो रही है। ये तीनों का अलग अलग से बताया हुआ है, इसलिए जो फर्स्ट वाला है वो दोनों बर्थ रेट भी बढ़ रहे हैं, डेथ रेट भी बढ़ रहे हैं, इसलिए वो नैरो टॉप पे हो रहा है। और इसमें दोनों में क्या है, सेकंड में इक्वल है कि बर्थ रेट भी और डेथ रेट बोथ आर इक्वल। थर्ड में क्या है, बर्थ रेट बढ़ रही है लेकिन डेथ रेट क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ये ग्राफ से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम ग्राफ की हेल्प से हम देख सकते हैं कि किस कंट्री में कितना क्या रेशियो चल रहा है कि 5 अगर हम बात करते हैं 20 से 24 तक की, तो कहाँ पे क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, क्या डिक्रीज़ हो रही है। तो ये एक सिर्फ एक ग्राफ की हेल्प से आपको समझाया गया है कि कितने एज में, किस एज में कि बर्थ रेट क्या है और डेथ रेट क्या है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। टुडे आज के लिए इतना सफिशेंट है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।